नमस्कार। मैं डॉक्टर अमृता सिरपुरकर अपकृत्य विधि इस विषय पर की मेरी व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान में हम अपकृत्य की परिभाषा तथा अपकृत्य के आवश्यक तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। परंतु इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले अपकृत्य विधि से संबंधित कुछ एक बातें हम जानेंगे। देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते वह अपना जीवन समाज से कटकर अलग थलग व्यतीत नहीं कर सकता। हम हमारा जीवन समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ समव्यवहार करते हुए जीवन यापन करते हैं। उस वक्त विधि प्रणाली हमसे कुछ एक अपेक्षाएं करती है। क्या अपेक्षाएं होती है ये? तो यह कि हम हमारा आचरण युक्तियुक्त बनाए रखें तथा जब एक दूसरे के साथ समव्यवहार में आते हैं तब एक दूसरे के हितों के प्रति सम्मान की भावना रखें। अब अपकृत्य विधि का विकास इसी उद्देश्य के साथ किया गया है कि वह हमसे युक्तियुक्त आचरण के मानकों का अनुसरण करने के लिए बाध्य करे तथा एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए बाध्य करे। अब अपकृत्य विधि इस कार्य को किस तरह से करता है? तो हमारे जो हित है उन हितों को सुरक्षा प्रदान करते हुए करता है। किस तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो हमारे हितों का हनन होने पर, हमारे हितों को बाधा पहुंचने पर हमें उपचार के रूप में हमें क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान करते हुए हमारे हितों की रक्षा करता है। अब हितों से तात्पर्य यहाँ पर हमारे वे सारी इच्छाएं, आशाएं और मांगे हैं जो हम संतुष्ट करना चाहते हैं, जिसे हम समाज में रहते हुए संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि विधि हमारी सारी इच्छाएं और मांगे जो हमारे हित संस्थित करते हैं वो सारे हितों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। विधि केवल उन्हीं हितों को सुरक्षा प्रदान करता है जो विधि की दृष्टि में संरक्षण पाने योग्य हो, और जिन हितों को हमारी सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी विधि द्वारा संरक्षित हमारे हित ही वे होते हैं जिन्हें हम हमारे विधिक अधिकार कहते हैं, और इन विधिक अधिकारों के साथ जुड़े हुए हमारे विधिक कर्तव्य होते हैं। और अपकृत्य विधि हमारे इन विधिक अधिकारों को सुरक्षा किस तरह से प्रदान करता है? तो हमारे विधिक अधिकारों की हनन होने की स्थिति में, हमारे विधिक अधिकारों को बाधा पहुंचने की स्थिति में उपचार के रूप में क्षतिपूर्ति का उपचार हमें प्रदान करते हुए हमारे विधिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। अब दूसरी बात जो अपकृत्य विधि के संबंध में हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अपकृत्य विधि एक सिविल विधि है। इसे हम सिविल लॉ क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये हमारे सिविल अधिकार यानी हमारे प्राइवेट अधिकारों की सुरक्षा करता है, ना कि पब्लिक अधिकारों की। प्राइवेट अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति विशेष में निहित होते हैं, और पब्लिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संपूर्ण लोगों में निहित होते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि समाज, सोसाइटी एज अ होल में वो निहित रहते हैं। और अपकृत्य विधि जो है वो हमारे प्राइवेट अधिकार, जिसे हम सिविल अधिकार भी कहते हैं, उन सिविल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरी बात, उपचार के रूप में यह हमें सिविल उपचार जो कि कॉम्पनसेशन, क्षतिपूर्ति के रूप में होता है, वो प्रदान करता है, ना कि पीनल रेमेडी जो कि पनिशमेंट के रूप में होती है। और इसलिए हम अपकृत्य विधि को सिविल लॉ कहते हैं। अब इस समझ के साथ, अपकृत्य विधि के संबंध में जो एक समझ है, इस समझ के साथ अब हम हमारा
आज का विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। अपकृत्य की परिभाषा तथा अपकृत्य के आवश्यक तत्व। देखिए, अपकृत्य ये शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द टॉट का हिंदी अनुवाद है तथा टॉट ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के टॉर्टम, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, तोड़ना मरोड़ना, इस शब्द से डिराइव किया हुआ है। थोड़ा सा चीज़ों को आसान करते हैं। टॉट को इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं। इसका मतलब अपकृत्य का मतलब होता है गलत कृत्य। अपकृत्य का मतलब होता है गलत कृत्य। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला आवश्यक तत्व अपकृत्य का होता है गलत कृत्य। अपकृत्य एक गलत कृत्य होता है। अब हम यानी कोई भी टॉर्शियस एक्ट एक रॉन्गफुल एक्ट होती है। अब हमारा कृत्य गलत कब होता है? तो जब हम वो चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, उस वक्त हम गलत होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए तथा हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे कर्तव्य होते हैं। हम ये कह सकते हैं जब हम हमारे कर्तव्यों का भंग करते हैं तब हम गलत होते हैं, और तब हमने गलत कृत्य किया, ये हम कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये सामने आता है कि क्या सभी प्रकार के कर्तव्यों के भंग से अपकृत्य संस्थित होता है क्या? देखिए, व्यापक तौर पर हम पर 3 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। एक होता है नैतिक कर्तव्य, दूसरे होते हैं संविदात्मक कर्तव्य, और तीसरे होते हैं विधिक कर्तव्य। पहला हम देखते हैं अभी नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो नैतिक मूल्य हम पर अधिरोपित करती है। नैतिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो हमारा दैनंदिन का आचरण को, हमारे दैनंदिन के आचरण को गवर्न करते हैं, या हमारे दैनंदिन के आचरण को रेगुलेट करते हैं, शासित करते हैं। वे होते हैं नैतिक मूल्य। फिर चाहे वो हमारा निजी जीवन हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो। निजी जीवन का आचरण तथा सामाजिक जीवन के आचरण को शासित करने वाले जो मूल्य होते हैं वो होते हैं नैतिक मूल्य। और ये नैतिक मूल्य हम पर किन्हीं प्रकार के कर्तव्यों को अधिरोपित करते हैं, जिसे हम नैतिक कर्तव्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम बड़ों का सम्मान करें। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद करें। अब प्रश्न आता है कि क्या नैतिक कर्तव्य के भंग से अपकृत्य कारित होता है, अपकृत्य संस्थित होता है अथवा नहीं? देखिए, यदि आप एक बच्चे को डूबते हुए देखते हैं, ठीक है, परंतु उस घटना की ओर जाकर उस बच्चे की जान बचाने के लिए प्रयास करने की अपेक्षा आप उस घटना को अनदेखा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। परिणामतः क्या होता है कि बच्चा डूबकर मर जाता है। ये आपका नैतिक कर्तव्य था कि जिस तरह से हो सके आप प्रयास करें उस बच्चे की जान बचाने का। कितने भी महत्वपूर्ण काम से आप कहीं क्यों न जा रहे हो, रुककर उस बच्चे की जान बचाने के लिए प्रयास करना, ये नैतिकता आपको कहती है, ये आपका नैतिक कर्तव्य था। परंतु जिसका निर्वहन आपने नहीं किया और परिणाम स्वरूप बच्चे की जान चली गई। अब प्रश्न यह आता है कि क्या विधि आपको बच्चे की मृत्यु से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के लिए आपको जिम्मेवार ठहराते हुए आपसे
आपको विधि के अंतर्गत दायी ठहराएगा अथवा नहीं। क्या आपने कोई अपकृत्य कारित किया है यहाँ अथवा नहीं? निश्चित तौर पर आपने कोई भी अपकृत्य नहीं किया है। आपको विधि बच्चे की मृत्यु के लिए जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि नैतिक कर्तव्य भंग से कोई अपकृत्य कारित नहीं होता है। अब दूसरे प्रकार के जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो होते हैं संविदात्मक कर्तव्य। संविदात्मक कर्तव्य हम पर संविदा अधिरोपित करती है। संविदा की शर्तों में विभिन्न प्रकार के अधिकारों का निर्माण होता है और इन अधिकारों के साथ जुड़े हुए कर्तव्य होते हैं जिसको हम संविदात्मक कर्तव्य कहते हैं। और ये कर्तव्य संविदा के पक्षकार अपनी स्वेच्छा से स्वयं पर इसका निर्वहन करने के लिए स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं। संविदा की अनुपस्थिति में ऐसे कोई भी कर्तव्य का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात संविदात्मक कर्तव्य के बारे में हमें जाननी होगी वो ये कि ये कर्तव्य हमारे व्यक्ति विशेष के प्रति होते हैं केवल, ना कि लोगों के प्रति होते हैं, जनरल पब्लिक के प्रति या पीपल एट लार्ज के प्रति ये कर्तव्य नहीं होते हैं, बल्कि केवल व्यक्ति विशेष के प्रति होते हैं। अब संविदात्मक कर्तव्य का उदाहरण देखेंगे। समझिए ए और बी में एक कोई मशीन के खरीदी बिक्री की संविदा होती है। इस संविदा के अंतर्गत ए बी को एक विशिष्ट मशीन बेचने के लिए एग्री होता है और बी ए को उस मशीन के प्रतिफल में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस संविदा के अंतर्गत ए का ये कर्तव्य है कि वो उस विशिष्ट मशीन को बी को अंतरित करे और बी का इस संविदा के अंतर्गत ये कर्तव्य होगा कि उस मशीन के बदले में निश्चित की गई प्रतिफल की राशि ए को उसका भुगतान करें। अब ये जो ए और बी दोनों के कर्तव्य है ये उनके संविदात्मक कर्तव्य है। इस संविदा के अब्सेंस में, अनुपस्थिति में ऐसा कोई भी कर्तव्य ए या बी पर एक दूसरे के प्रति नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ए का कर्तव्य जो है, ये जो संविदात्मक कर्तव्य है मशीन का अंतरण करने का, वो केवल बी के प्रति है और बी का कर्तव्य जो है प्रतिफल की राशि का भुगतान करने का, वो केवल और केवल ए के प्रति है। अब प्रश्न आता है कि क्या यदि ए या बी में से कोई अपने कर्तव्य का, संविदात्मक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, भंग करता है, तो क्या अपकृत्य कारित होगा क्या? देखिए, संविदा जो है ये एक ऐसा करार होती है जो विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय करार होता है। संविदा विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय करार होता है और उसके कारण निश्चित तौर पर यदि संविदा का कोई पक्षकार अपने संविदात्मक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय के समक्ष जिस व्यक्ति ने संविदात्मक कर्तव्य का भंग किया है उसके विरुद्ध वाद हेतु का निर्माण होगा। परंतु कोर्ट में जो है, न्यायालय में ये मामला संविदा भंग का मामला करके चलेगा, ना कि अपकृत्य का। ऐसे गलत कृत्य जो कि संविदात्मक कर्तव्य के भंग से होते हैं वो संविदा भंग का अपकार निर्माण करते हैं, जिसे विधि अलग तरीके से उसे डील करती है। और ऐसे गलत कृत्य ये जो अपकृत्य का निर्माण करते हैं, अपकृत्य का अपकार कारित करते हैं, उनसे विधि अपकृत्य विधि के अंतर्गत डील करती है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि संविदात्मक कर्तव्य के भंग से अपकृत्य कारित नहीं होता।
अब तीसरे प्रकार के जो कर्तव्य होते हैं हमारे, वो होते हैं विधिक कर्तव्य। ये कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो विधि हम पर अधिरोपित करती है। इस व्याख्यान के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक हमारे जो हित होते हैं जिसे विधि संरक्षण प्रदान करता है, और ये संरक्षित हित ही हमारे विधिक अधिकार कहलाते हैं, और इन विधिक अधिकारों के साथ जुड़े हुए हमारे विधिक कर्तव्य होते हैं, और यही वो कर्तव्य है जिनकी अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे हमारा विधिक कर्तव्य होता है, विधि हम पर एक कर्तव्य अधिरोपित करती है कि हम किसी व्यक्ति के शरीर को, संपत्ति को तथा ख्याति को बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, बिना किसी जस्ट रीज़न के हानि न पहुंचाए। ये विधि हम पर कर्तव्य अधिरोपित करती है। विधि यह कर्तव्य हम पर क्यों अधिरोपित करती है? क्योंकि विधि के अंतर्गत हम सब इस विधिक अधिकार विधि के अंतर्गत हम सभी को ये विधिक अधिकार होता है कि हमारे शरीर की, संपत्ति की तथा ख्याति की सुरक्षा का अधिकार हमें मिला हुआ है, हमें दिया हुआ है विधि ने। और इसी हमारे अधिकार की तरफ हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी व्यक्ति के शरीर को, संपत्ति को तथा ख्याति को क्षति न पहुंचाएं। दूसरी चीज़ विधिक अधिकारों के बारे में, विधिक कर्तव्यों के बारे में हमें पता होनी चाहिए, वो ये कि ये हमारे कर्तव्य व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर पीपल एट लार्ज यानी समस्त लोगों के प्रति हमारे ये कर्तव्य होते हैं। जैसे कि हमने संविदात्मक कर्तव्य को देखा कि वो केवल व्यक्ति विशेष के प्रति होते हैं, ना कि जनरल पब्लिक के प्रति, पीपल एट लार्ज के प्रति। परंतु विधिक कर्तव्य, ये जो जिन विधिक कर्तव्यों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये विधिक कर्तव्य हमारे जनसाधारण के प्रति होते हैं, ना कि व्यक्ति विशेष के प्रति। अब विधिक कर्तव्यों के बारे में इतना जानने के पश्चात अब हम ये प्रश्न देखेंगे कि क्या विधिक कर्तव्य के भंग से अपकृत्य कारित होता है। देखिए, यदि मैं उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाते हुए राह चलते हुए व्यक्ति के शरीर को चोट पहुंचाती हूँ, क्या मैंने अपकृत्य कारित किया है अथवा नहीं, इस बात को हम देखेंगे। विधि मुझ पर सावधानी बरतने का कर्तव्य अधिरोपित करती है। विधि कहती है कि जो भी कार्य करना है आप करिए, पर आपका कर्तव्य होगा किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हो तो आप सावधानी बरत कर करिए, ताकि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को, संपत्ति को या ख्याति को आपके कार्य की वजह से चोट ना पहुँचे, क्षति ना पहुँचे। आप इस उदाहरण में जैसे कि मैंने मेरे इस विधिक कर्तव्य का, सावधानी बरतते हुए कार्य करने के कर्तव्य का भंग करते हुए राह चलते हुए व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंचाई है, चोट पहुंचाई है, तो तय सी बात है मैंने मेरे विधिक कर्तव्य का भंग करते हुए सामने वाले के विधिक अधिकार का हनन किया है, और इसलिए मैंने अपकृत्य कारित किया है। तो अभी तक जो हमने डिस्कशन देखा, जो उससे हम ये कह सकते हैं, ना कि हमारे नैतिक कर्तव्य के भंग से, ना कि हमारे संविदात्मक कर्तव्य की भंग से, बल्कि हमारे विधिक कर्तव्यों की भंग से अपकृत्य संस्थित होता है। अब इसका मतलब हम ये कहेंगे कि किसी भी गलत कृत्य को से अपकृत्य संस्थित होने के लिए वह गलत कृत्य यानी विधिक कर्तव्य का भंग होना चाहिए। अब हम देखते हैं अपकृत्य का दूसरा आवश्यक तत्व, ये है क्षति। क्षति यानी इंजुरी, इंजुरी यानी विधिक अधिकार का हनन। इसका मतलब ये है कि गलत कृत्य से
अपकृत्य कारित होने के लिए, गलत कृत्य से अपकृत्य का गठन होने के लिए उस गलत कृत्य का परिणाम किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार के हनन होना चाहिए। यानी गलत कृत्य के परिणाम से किसी एक व्यक्ति को क्षति पहुंचना आवश्यक है, उस व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन होना आवश्यक है। इस संदर्भ में दो विधिक उक्तियां, जिसे हम लीगल मैक्सिम्स कहते हैं, वो है, यह है डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेमनम साइन इंजूरिया। इस उक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, ये उक्ति लैटिन भाषा में है, इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का मतलब जानने की कोशिश करेंगे, उन शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। डेमनम साइन इंजूरिया, यहाँ डेमनम से तात्पर्य है डैमेज, हानि। हानि यानी हमारा सारवान हानि, जो कि पैसे की हो सकती है, हमारे आराम की हो सकती है, हमारे हेल्थ की हो सकती है या लाइफ की हो सकती है, यानी सारवान हानि। साइन का मतलब होता है विदाउट, बिना, और इंजूरिया का मतलब होता है इंजुरी यानी क्षति, यानी विधिक अधिकार का हनन। अब डेमनम साइन इंजूरिया, इस उक्ति को हम इस तरह से पढ़ते हैं, हानि, बिना, क्षति, यानी सारवान नुकसान बिना विधिक अधिकार के हनन के। अब इस मैक्सिम में जो इस उक्ति के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं, वो मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें प्रश्नगत गलत कृत्य से किसी व्यक्ति को सारवान हानि हो रही है, पैसे की, हेल्थ की, आराम की या जीवन की, ऐसा कुछ तो नुकसान, सारवान नुकसान हो रहा है, परंतु उस कृत्य से उस व्यक्ति का कोई भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। यहाँ इन मामलों में चूंकि कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, कोई भी क्षति कारित नहीं हो रही है, इसलिए वाद हेतु का निर्माण उस व्यक्ति के पक्ष में जिससे सारवान नुकसान हुआ है उसके पक्ष में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके किसी भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, उसे कोई भी क्षति कारित नहीं हुई है। और हम यहाँ कहते हैं कि प्रश्नगत कृत्य जो है, गलत कृत्य है, उससे क्षति कारित होना आवश्यक है। यदि उस प्रश्नगत कृत्य को अपकृत्य का गठन होने के लिए क्षति का परिणामित होना आवश्यक है। तो डेमनम साइन इंजूरिया के मामले में चूंकि क्षतिकारित ये मामले ऐसे हैं जिससे प्रश्नगत कृत्य से कोई क्षति कारित नहीं होती है, इसलिए किसी भी कॉज ऑफ एक्शन का निर्माण नहीं होता है और ये अपकृत्य के मामले नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि केवल सारवान नुकसान किसी भी कृत्य को अपकृत्य किसी भी कृत्य के अपकृत्यपूर्ण होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट का डिसीजन ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल, इस मामले में न्यायालय ने दिया हुआ डिसीजन इस उक्ति का एक अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। अब ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला क्या था वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मामले में प्रतिवादी जो है, वादी के स्कूल में एक शिक्षक था। वादी के स्कूल के साथ कुछ झगड़ा होने के कारण प्रतिवादी उसका स्कूल छोड़ देता है, वादी का स्कूल, और वादी के स्कूल के एकदम बगल में अपना खुद का स्कूल का निर्माण करता है। अब प्रतिवादी जो है
वादी के स्कूल के विद्यार्थियों में एक पॉपुलर शिक्षक होने के नाते बच्चे उनके बहुत एक चहेते शिक्षक होने के नाते होने की वजह से क्या होता है कि जैसे ही वादी के स्कूल के छात्रों को, विद्यार्थियों को समझ में आता है कि प्रतिवादी के द्वारा अपना एक नया स्कूल की स्थापना की गई है, बहुत सारे बच्चे वादी के स्कूल से अपना दाखिला निकालकर प्रतिवादी के स्कूल में दाखिला लेते हैं और जिसकी वजह से वादी को मॉनेटरी लॉस होता है, सब्सटेंशियल मॉनेटरी लॉस, जिसे हम कहेंगे कि सारवान पैसे की हानि होती है। अब इस प्रतिवादी के कृत्य से व्यथित होकर वादी प्रतिवादी का विरुद्ध न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए वाद संस्थित करता है। इस केस में न्यायालय जो है वादी का जो वाद है वो खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि प्रतिवादी किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति करने के वादी को करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है। कोर्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि प्रतिवादी का जो कृत्य है, अपना नए स्कूल का निर्माण करना, ये करते हुए वो अपने विधिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है और अपने विधिक इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उसने कि वादी के किसी भी विधिक अधिकार को चोट नहीं पहुंचाई है। और चूंकि यहाँ पर वादी के किसी भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, वादी के पक्ष में कोई भी वाद हेतु का निर्माण नहीं होता है, प्रतिवादी के कृत्य के द्वारा कोई भी अपकृत्य संस्थित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपकृत्य प्रतिवादी के कृत्य के द्वारा वादी के किसी भी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। तो केवल सारवान नुकसान बिना विधिक अधिकार के हनन के प्रश्नगत कृत्य को अपकृत्य नहीं बना देता। अब दूसरा जो मैक्सिम है वो है इंजुरिया साइन डेमनो। इंजुरिया को हम पढ़ेंगे वायलेशन ऑफ लीगल राइट यानी विधिक अधिकार का हनन, साइन को पढ़ेंगे बिना और डेमनो को पढ़ेंगे डैमेज यानी सारवान हानि या हानि। तो विधिक अधिकार का हनन बिना सारवान नुकसान, क्षति बिना हानि। अब क्षति बिना हानि इस सूत्र के अंतर्गत वे सारे मामले आते हैं जिनमें प्रश्नगत कृत्य के परिणाम स्वरूप किसी के विधिक अधिकार का हनन तो हो रहा है परंतु उसे कोई भी सारवान नुकसान नहीं हो रहा है। अब इन मामलों में चूंकि विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्षति परिणित हो रही है, परिणामित हो रही है, इसलिए तय है कॉज ऑफ एक्शन का निर्माण उस व्यक्ति के पक्ष में होगा जिसके विधिक अधिकार का हनन हुआ है और यहाँ पर हम कहेंगे अपकृत्य संस्थित होता है। न्यायालय द्वारा दिया हुआ निर्णय एशबी बनाम व्हाइट के केस में इस उक्ति का एक अच्छा उदाहरण हम मान सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था, वादी जो था एक लीगली क्वालिफाइड वोटर था, एक वैध मतदाता था। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में प्रतिवादी जो था एक रिटर्निंग ऑफिसर था, वो गलत तरीके से वादी को अपने विधिक अधिकार मत देने के अधिकार का प्रयोग करने से रोकता है। अब जिस कैंडिडेट को, प्रत्याशी को वादी मत देना चाहता था वो वैसे भी जीत जाता है। तो प्रतिवादी द्वारा वादी को अपने विधिक अधिकार का प्रयोग करने से रोकने के कारण वादी का कोई भी सारवान नुकसान नहीं होता है, परंतु वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय में मामला दाखिल करने के पश्चात न्यायालय ने इस केस में वादी को प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति दिलाई। क्यों? क्योंकि न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी के द्वारा वादी के विधिक अधिकार का
हनन हुआ है, चाहे उसे उस हनन की वजह से एक पैसे का नुकसान भी क्यों न हो, परंतु जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। युबी जस इबी रेमेडियम। क्योंकि वादी के विधिक अधिकार का हनन हुआ है, वहाँ प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति पाने के लिए एंटाइटल है और यहाँ पर अपकृत्य का गठन होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इंजुरिया साइन डेमनो के मामलों के संबंध में कि विधिक अधिकार का हनन अपने आप में अपकृत्य का गठन करता है, चाहे ऐसे मामलों में सारवान नुकसान वादी को या व्यक्ति को जिसके विधिक अधिकार के का हनन हुआ है उसे सारवान नुकसान के तौर पर कुछ भी हानि क्यों न हुई हो। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गलत कृत्य से, प्रश्नगत कृत्य से के परिणाम स्वरूप क्षति होना आवश्यक है। क्षति यानी विधिक अधिकार का हनन आवश्यक है, और यदि प्रश्नगत कृत्य से विधिक अधिकार का हनन होता है तो फिर हम कहेंगे कि अपकृत्य गठित हुआ है। अब तीसरा एलिमेंट आवश्यक तत्व अपकृत्य का होता है वो है उपचार। उपचार यानी रेमेडी। संपूर्ण अपकृत्य विधि इस विधिक उक्ति पर आधारित है, युबी जस इबी रेमेडियम, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। देखिए, लॉ जब भी हम पर कोई विधिक अधिकार कन्फर करता है, जब भी हमें कोई विधिक अधिकार देता है, वो केवल एक बेयर अधिकार यानी एक केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि अधिकार के साथ हमेशा विधि उपचार भी देती है। उन परिस्थितियों के लिए यदि आपके अधिकार का कोई हनन करता है तो उपचार के रूप में आपके पास क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा, ऐसा विधि कहती है। अब दूसरी बात जो है, ये उपचार के संबंध में, वो भी अपकृत्य विधि के अंतर्गत हमें ये पता होनी चाहिए कि ये क्षतिपूर्ति का उपचार हमें देती है। और ये जो क्षतिपूर्ति का उपचार है, ये क्षतिपूर्ति कैसी होती है, तो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार प्रदान करती है, जिसे कहा जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार अपकृत्य के अंतर्गत हमें मिलता है। इसे अनिर्धारित क्षतिपूर्ति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किसी भी फिक्स्ड फॉर्मूला के आधार पर नहीं होता है। ये संपूर्ण रूप से न्यायालय पर निर्भर करता है कि क्षतिपूर्ति की राशि कितनी आंकी जाए। न्यायालय मामले के संपूर्ण तथ्य को, परिस्थितियों को देखते हुए बाद में ये आकलन करता है कि क्षतिपूर्ति की राशि क्या होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ पूर्व निर्धारित इसमें नहीं होती है। इसलिए अपकृत्य के अंतर्गत जो उपचार हमें उपलब्ध होता है उसे कहा जाता है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति पाने का उपचार। संविदा भंग के मामले में जो क्षतिपूर्ति का ही उपचार वहाँ पर हमें मिलता है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति जो होते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो क्षतिपूर्ति की राशि होती है पूर्व निर्धारित संविदा के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आधारित होती है, जैसा कि अपकृत्य के मामलों में नहीं होता है। तो तीसरा एलिमेंट हो गया अपकृत्य का उपचार, रेमेडी, जो कि हमें लॉ अवेलेबल करता है अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के रूप में। अब सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद हम प्रयास करते हैं अपकृत्य को परिभाषित करने का। तो हम ये कह सकते हैं अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो कि विधिक कर्तव्य के भंग से जिसका आधार संविधान नहीं होता है से उत्पन्न होता है। यानी अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो विधिक कर्तव्य के भंग से होता है और जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन होता है, तथा इस संदर्भ में विधि हमें जो उपचार प्रदान करती है वो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का उपचार होता है।
आशा करती हूँ कि आज के इस लेक्चर में हमने जो भी कुछ डिस्कस किया वो आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।